हेलो चैंपियंस। तो करंट अफेयर्स शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले की तैयारी कैसी चल रही है, और ठंड कितना भी आए तैयारी को रुकने नहीं देना है। देखिए, पढ़ाई आपका एक अहम हिस्सा है। जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, ब्रॉड दिमाग से, ब्रॉड माइंड से समझिएगा। पढ़ाई अहम हिस्सा है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो जाए, खाना पीना छोड़ना पड़े, ठीक है, पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। हम लोग छोड़ते सबसे पहले पढ़ाई है। इसलिए इस बीच में हम लगातार आपसे ये बात कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने कर्तव्य के लिए जो लड़ाई लड़नी है वो लड़ेंगे, लेकिन साथ में पढ़ना भी हमारा एक अहम कर्तव्य है। इस एज में, इस उम्र में, वो हमारे परिवार के लिए हो, राज्य के लिए हो, देश के लिए हो या खुद के लिए हो, तो वो भी हमें कंटिन्यू रखना है। कम हो सकता है लेकिन छोड़ना नहीं। तो और बहुत निगेटिविटी से भी बचना है, नकारात्मकता से भी बचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, इसीलिए मैंने बोला कि टाइम फिक्स करना मुश्किल है, लेकिन करंट अफेयर्स हम करवा देंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग कनाडा के प्रधानमंत्री को देखते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जो एक टाइम में बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे, उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो अपने लाइफस्टाइल के कारण, सिंप्लिसिटी के कारण जाने जाते थे, लेकिन इन्होंने खालिस्तान को जो सपोर्ट कर दिया ना, उनके फेवर में जो कुछ स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर इनकी किरकिरी हुई और इनका जो स्टारडम था उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें भी गिरावट आई। 9 साल से वहां के पीएम हैं। अब इनके ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, और खास करके इनके जो पार्टी के लोग हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या भारतीयों की कनाडा में है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब 9 साल से ये पीएम थे, लेकिन अपने पार्टी में ही काफी ज्यादा कलह होने के कारण इन्होंने बोल दिया है कि हम अब रिजाइन कर रहे हैं और आप जाके नए पीएम को तलाशिए। ये दरअसल लिबरल पार्टी से हैं, और वहां पे रूल ये है कि जब रिजाइन कर दिया जाता है तो 90 दिनों के अंदर का समय दिया जाता है नए लीडर का चुनाव करने के लिए, जो पार्टी बनेंगे, जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब सवाल है कि कनाडा में वो कौन है जो अगला पीएम बन सकता है। तो वहां की एक वित्त मंत्री हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया, उनका नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड वहां पे अगला पीएम हो सकती है, अभी तक कुछ श्योर नहीं है। आज बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है करंट अफेयर से रिलेटेड, एक दो हमारे काम का है, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करके समझ लेंगे। दैट्स इट। और कुछ है यहाँ पे? यहाँ पे है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में बिहार ने 10 पदक जीता है। तो इसमें ये सवाल नहीं आएगा कुछ। हरियाणा के लोहारू में 1 से 5 जनवरी के बीच में हरियाणा के लोहारू में 34th राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुआ है, उसको इन्होंने जीता है। 10 पदक उसके अंदर जीता है। तो चलिए, इसको हम लोग अभी दूसरे पेपर में देखेंगे जहां पे डिटेल में चीजें दी गई है। चलिए, ये चीज को समझ लीजिए, हो सकता है आगे सवाल पूछा जा सके। टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम लागू होने जा रहा है। ये आई थिंक 2027 के बाद लागू हो सकता है, या 2027 में लागू हो सकता है। टेस्ट मैच में 2 टियर सिस्टम क्या है, इसको अच्छे से समझ लो अभी, और एक और कॉन्सेप्ट साथ में समझ में आपके आ जाएगा। टेस्ट क्रिकेट को रोमांचक बनाने के लिए बिग थ्री देश जो टेस्ट के अंदर वर्चस्व रखते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन तीनों के बीच ज्यादा से ज्यादा सीरीज हो, इसको लेकर टेस्ट के अंदर 2 टियर सिस्टम लॉन्च करने की बात की जा रही है। इसको लेकर एक रिपोर्ट आया है जिसमें आईसीसी के चेयरमैन अभी जयशाह हैं जो भारत के हैं, ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बेयर्ड हैं, और इंग्लैंड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्सन हैं। इन्होंने एक मीटिंग की है
और मीटिंग से ये पता चला है कि हम टेस्ट मैच को 2 डिवीजन में डिवाइड करेंगे और 2027 में फ्यूचर टूर प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा। दरअसल इसमें होगा ये कि 2 क्रिकेट टेस्ट की 2 तरह की टीमें होगी। एक वो टीम होगा जो बहुत ही मजबूत टीम है, जिसका मैच लोग देखना चाहते हैं और टेस्ट क्रिकेट में उनकी रैंकिंग काफी अच्छी होगी, उनका एक ग्रुप होगा। और दूसरा ग्रुप उन टेस्ट क्रिकेट टीमों का होगा जो अभी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, जिसको बहुत लोग नहीं देखते हैं। इसको लेकर तो टेस्ट फॉर्मेट को में एक बदलाव करने की बात चल रही है। 2027 को इसीलिए भी लिया गया है कि 2027 में टेस्ट फॉर्मेट अपना 150-150वां साल मनाने जा रहा है। तो इसको लेकर और ये चर्चा हो चुकी है। अभी हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो सीरीज हुआ उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने, रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने मैच देखा है। तो इससे ये लगा कि एक अच्छा खासा रेवेन्यू, एक अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट टेस्ट का हो सकता है तब जब इस तरह के टॉप क्रिकेट की टीमें एक साथ खेलें। अगर भारत बांग्लादेश के साथ खेलता है तो इतना दर्शक नहीं आएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, इंग्लैंड के साथ होता है तो दर्शक आएंगे। तो इसको लेकर टेस्ट प्लेइंग देशों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें टॉप टीयर, ठीक है, इसमें 2 बनेगा, एक टॉप टीयर होगा, एक होगा अन्य टीयर। टॉप टीयर में सिर्फ मजबूत टीमें होंगी, जबकि अन्य टीयर में जो कमजोर टीम है वो होगी। टॉप टीयर में जो टीमें होंगी वो सिर्फ टॉप टीयर के देशों के साथ ही मैच खेलेंगे। जो अन्य टीयर में टीम होगा वो अन्य टीयर के साथ मैच खेलेंगे, लेकिन अन्य टीयर को टॉप टीयर में भेजा जा सकता है, टॉप टीयर को अन्य टीयर में भेजा जा सकता है, जैसा कि रणजी ट्रॉफी में होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि रणजी ट्रॉफी में एक होता है एलीट ग्रुप और एक होता है प्लेट ग्रुप। जो एलीट ग्रुप होता है वो मजबूत टीमें उसके अंदर होती है और जो प्लेट ग्रुप होता है उसके अंदर कमजोर टीमें होती है। तो जो एलीट ग्रुप होता है और जो प्लेट ग्रुप होता है रणजी में, और इसको लेकर करंट अफेयर्स में आता रहता है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रणजी में एलीट ग्रुप या प्लेट ग्रुप अगर आया तो समझ लेना कि एलीट ग्रुप मजबूत टीम का हिस्सा है और हर साल एलीट से प्लेट ग्रुप में, प्लेट से एलीट ग्रुप में अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस टीम जाता आता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर ये बोला गया कि अगर ये लागू हो जाता है तो फायदा ये होगा कि इस तरह के देशों को अन्य देशों के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने में का जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाएगा। जो मजबूत टीमें हैं उनके साथ वो लोग खेलेंगे और इसके चलते जो व्यूअर्स है, स्टेडियम में दर्शकों की संख्या है वो भी बढ़ेगी। और अगेंस्ट में क्या बोला गया कि इससे क्या होगा, कमजोर टीमों को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, अच्छे टीमों के साथ खेलने को नहीं मिलेगा। तो इन सब को लेकर एक विवाद है जिसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। केप टाउन में जो टेस्ट हुआ तो 10 विकेट से अफ्रीका जीत चुका है और पाक को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। बाकी जो कंटेंट था वो हम लोगों ने कल देख लिया था। हाँ देखो, यहीं पे पूछा है, यहीं पे क्वेश्चन दिया है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16, विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 बिहार ने प्लेट ग्रुप में दिया ना, बिहार ने प्लेट ग्रुप में त्रिपुरा को हराकर फाइनल जीता। क्या लिखा? प्लेट ग्रुप। क्या लिखा? प्लेट ग्रुप, एलिट ग्रुप नहीं। एलिट रहता तो यानी मजबूत टीम बिहार होती। अब प्लेट ग्रुप लिखा है, इसका मतलब बिहार भी कमजोर टीम है और त्रिपुरा भी कमजोर टीम है। तो प्लेट ग्रुप के बीच में त्रिपुरा को हराकर फाइनल मैच जीता है और यह मैच भुवनेश्वर के विकास क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। तो प्लेट और एलिट समझ में आ गया आपको। एक और अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है। एक तो पहले ये जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक नया रेल डिवीजन की शुरुआत की है। तो जम्मू में एक नया रेल डिवीजन का उद्घाटन उन्होंने कर दिया। एक तो इसके बाद अमेरिका में आजकल शव को जलाए जाने का, यानी शव के अंतिम संस्कार का एक नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है। अमेरिका में अंतिम संस्कार में का जो तरीका अभी तक हमारे पास दो ही है, या तो जलाया जाए या दफनाया जाए। उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया है, एक बायोडिग्रेडेबल कफन बनाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल, उसके अंदर शव को डाला जाता है
एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उसमें। उसके अंदर कई सारे लकड़ी के टुकड़े, घास, जंगली फूल आदि डाला जाता है, जिससे बैक्टीरिया बहुत जल्दी उसमें पनपता है और पूरे बॉडी को डिकम्पोज कर देता है लगभग 45 दिनों में। जब डिकम्पोज हो जाता है तो वो सब मिट्टी में बदल जाता है। तो जो घर वाले हैं उनको जितना लेके जाना है अपना मिट्टी लेके जा सकते हैं और मिट्टी का अलग अलग जगह पे यूज हो जाता है। तो ये एक नया तरीका अमेरिका ने इजाद किया है। ठीक है, चलिए और अब देखते हैं। अभी प्रगति यात्रा पे हमारे नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा है वैशाली जिले में आमस और दरभंगा का जो रोड है, जो हाईवे है, उस पे 1293 एकड़ में वहां इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, ये कहा गया है। अब कुछ खास कंटेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं है। बिहार से हाँ दो तीन पॉइंट है, इसको देख लीजिए। पहला कि गोपालगंज में के गंडक नदी है वहां, गोपालगंज के गंडक में घड़ियाल अभयारण्य बनाया जाएगा, घड़ियाल अभयारण्य। अब यहां पे है ये कि गोपालगंज के गंडक में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनेगा। फरवरी में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, देहरादून, वहां की टीम सर्वे करने आएगी। और ये जो अभयारण्य है, ये इसमें जो घड़ियाल है वो ICUN यानी ICUN का है। ओके, मतलब यहां ICUN में जो जलीय जीव की कैटेगरी है ना, उसमें रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में जो घड़ियाल है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहां एक अनुमान है कि गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या 1200 से 1500 है। इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र, घग्गर, इन सब नदियों में भी घड़ियाल मिलता है। एक तो वो, और दूसरा फैक्ट है कि सुल्तानगंज के गंगा के किनारे इको टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा, पहला इको टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा, ऐसा है। तो ये कोई बड़ा फैक्ट नहीं है, बस याद रखिएगा। मधुबनी के 3 कलाकार इस साल यही सब तो बाद में करंट अफेयर से पढ़ते हो ना, जो आज आप देख रहे हैं यही सब आप बाद में पढ़ते हैं। मधुबनी के 3 कलाकार विशिष्ट अतिथि होंगे, लिख लीजिए। पहला 26 जनवरी के लिए विशिष्ट अतिथि होंगी, पहला है, और इसमें 2 पद्मश्री से नवाजी गई हैं और 1 नेशनल अवार्ड एक को मिल चुका है। पहला है पंडौल, जो मधुबनी जिला में है, पंडौल सलेमपुर गांव की पेपर मेशी कला में दक्ष कलाकार हैं सुभद्रा देवी, पद्मश्री मिल चुका है। सुभद्रा देवी पंडौल सलेमपुर गांव की हैं, पेपर मेशी कला में निपुण हैं, इनको मिलेगा। दूसरा, लहरियागंज की मिथिला पेंटिंग की कलाकार, लहरियागंज मिथिला पेंटिंग की कलाकार पद्मश्री शांति देवी और जितवारपुर गांव की मिथिला पेंटिंग की कलाकार महमना देवी, तो महमना देवी को मिलेगा, जो जितवारपुर फेमस है मिथिला पेंटिंग के लिए, तो उसको बुलाया जाएगा। और पद्मश्री शांति देवी को भी बुलाया जाएगा विशिष्ट अतिथि के तौर पे, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ ही बेतिया की बेटी जिनका नाम है जानवी कुमारी, इनको भी इनवाइट किया गया है 25वीं बिहार बटालियन मोतिहारी की तरफ से एनसीसी कैडेट के रूप में, ये वहां पे एनसीसी कैडेट के रूप में यहां पे परफॉर्म वो करेंगे। शंभुनाथ झा के से रिलेटेड फैक्ट है कि गोल्ड मेडलिस्ट पंडित शंभुनाथ झा को ऋषि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये फैक्ट है बिहार से रिलेटेड। जमुई के गिद्धौर में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, ऐसी बात की गई है, तो बात को
बात ही रहने दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में भी जस्टिन की ही बात हो रही है। ओवरऑल नॉन एकेडमिक, यूजीसी ने बोला है कि वीसी पोस्ट के लिए नॉन एकेडमिक को भी हम ले सकते हैं। तो ओवरऑल यही आज का करंट अफेयर्स है। हम लोग कल फिर नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। जब भी मैं जब बोलता हूँ उस समय नोट डाउन कर लीजिए, आपका करंट अफेयर्स साथ साथ में तैयार हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो हम लोग करंट अफेयर्स में आपको करवा ही देंगे। इस बहाने रोज एक बार मुलाकात हो जाती है आपसे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीजन में।